हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में वेक्टर का जो थर्ड लेक्चर है वो डिस्कस कर रहे हैं। पिछले जो दो क्लासें थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके अलग अलग क्या रिप्रेजेंटेशन के तरीके थे। एक पोलर फॉर्म पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन का, एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन का तरीका हमने पढ़ा था, फिर कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी, है ना। तो अब आज की क्लास में जो डिस्कशन कर रहा हूँ पहले वो क्या कर रहा हूँ कि कोई एक जो मान लिया कि कोई रेक्टेंगुलर फॉर्म है उसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, या कोई पोलर रिप्रेजेंटेशन है उसको रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन में कैसे करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द कन्वर्जन ऑफ रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन इनटू किसके अंदर करते हैं बच्चों, पोलर रिप्रेजेंटेशन में, इनटू पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो बेटा हमने देखा था कि जो रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन था उसमें वेक्टर को x, y से लिखते थे, जबकि जो पोलर था उसमें r थीटा से लिखते थे। तो देखो किस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे। जनरल एक रिजल्ट देखता हूं बेटा पहले। ये y, ये x, और बेटा ये कोई वेक्टर है जिसको आप कैसे लिखते थे, x, y से ऐसे लिखते थे आप लोग, इसको x, y से लिखते थे। x, y का मतलब क्या होता था भाई, ये देखो कि यह दूरी x होती थी बेटा और ये y होती थी, यही तो बात थी। अब यहां पर देखो कि उसको r, थीटा में कैसे लिखेंगे। r तो ये होता था, ये दूरी है ना, ये तो रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन था। पोलर में देखो कैसे लिखूंगा इसको बेटा, तो r इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r क्या होता था, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी लंबाई, उसकी लेंथ, वह अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया बेटा। सिमिलरली यहाँ पे टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन x, ये जो है आपका, आप r और थीटा की फॉर्म में लिख सकते हो। थीटा को भाई आप ऐसे लिख सकते हो, टेन इनवर्स y अपॉन x, इस तरीके से कर सकते हो। इस पर बेटा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखो, ठीक है, ये देखो भाई, देखो ये लो, मान लो आपने 3,0 लिख दिया, आपको इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन में लिखना चाहते हो आप, तो देखो भी क्या हुआ, यहाँ पे x की वैल्यू तो 3 के बराबर है और y 0 के बराबर। तो बेटा r इज इक्वल टू, तो क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3, और टेन थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स विच इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसका मतलब यहां से थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन था इसको पोलर रिप्रेजेंट कैसे करूंगा बेटा, पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया 3,0 डिग्री, माने कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वह 3 होगा और वो जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वह 0 डिग्री बनाएगा। तो आप दोनों का ऐसे इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। और एग्जांपल लिखते हैं बेटा, देखो नोट करते रहो साथ साथ। देखो भाई, ये एक्स वाई, ये मान, ये क्या हो गया बेटा 0,3। तो इस बार क्या होगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू, वह 3 आ गया बेटा, 3 आ गया, सभी को पता है। और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा, देखो y बाय एक्स विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और इसका बेटा मतलब ये होगा थीटा इज 90 डिग्री। तो आप इसको पोलर फॉर्म में ऐसे लिखोगे 3,90 डिग्री।
3,90 डिग्री का मतलब कि उसकी लेंथ जो वेक्टर की है वह तो 3 है, और वो एक्स एक्सिस के साथ देखो कितना एंगल बना रहा है बेटो, दिख भी रहा है, वह 90 डिग्री एंगल बना रहा है। और देख लेते हैं छोटे छोटे एग्जांपल्स। देखो जरा, ऐसे देख लो, ये वेक्टर है 3,3, 3,3 लिख दिया। ये थीटा मान लो, तो बेटा r इज इक्वल टू तो क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो बेटा ये कितना आ गया 3√2 यूनिट्स आ गया। और tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू वाई, तो बेटा यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 3√2 45 डिग्री। बोलो बच्चों ऐसे लिखा जाएगा, 3√2 इसका मैग्नीट्यूड हो गया 45 डिग्री, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। तो ये आपने रेक्टेंगुलर को पोलर फॉर्म में लिख दिया। इसका एक और एग्जांपल बढ़िया सा देखते हैं बेटा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं जरा सुंदर सा। देखो वेक्टर में ना आपकी बहुत अच्छी दोस्ती होनी चाहिए वेक्टर्स के साथ, है ना, क्योंकि पूरे थ्रू आउट द फिजिक्स जो वेक्टर्स है बहुत काम आने वाला है बच्चों, ना वेक्टर से मतलब आपकी बहुत अच्छे से दोस्ती होनी चाहिए। मैं आपकी वो दोस्ती करवाने वाला हूँ वेक्टर के साथ, है ना। धीरे धीरे शुरुआत कर दी है, आगे और करेंगे। अभी देखिएगा, ये देखो भाई, ये ऐसे समझो, इसका -3,3 ये लिख लो, इसको -3,3। देखो भाई r और थीटा की फॉर्म में लिखना पड़ेगा भाई, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो भाई इसके और उसके मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आया, मैग्नीट्यूड तो सेम वही रहेगा जो पहले था, लेकिन आप देखो थीटा में चेंज आएगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, याद करो, y बाई एक्स, 3 बाई -3 विच इज इक्वल टू -1। तो बेटा टेन थीटा की वैल्यू -1 यानी कि नेगेटिव वैल्यू आई है। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल है नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट में या फोर्थ में यहाँ से दिख रहा है कि वह सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, तो भाई इसका मतलब देखो 90 डिग्री तो ये था ही, ये एंगल बेटा कितना और हो गया, इसका मतलब ये 45 डिग्री हो गया टोटल। तो भाई टोटल यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 प्लस 45 135 डिग्री। तो बेटा इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 3√2, 135 डिग्री। ये देखो किसी भी वेक्टर को हमने जो रेक्टेंगुलर जो रिप्रेजेंटेशन था उस रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन को पोलर फॉर्म के अंदर लिख दिया है। नोट कर लो बेटा, जल्दी से नोट करो। अब बेटा अगला जो पार्ट है कि हम उसमें क्या करेंगे, पोलर जो है पोलर रिप्रेजेंटेशन, उस पोलर को इस बार कन्वर्ट करते हैं किसमें, रेक्टेंगुलर के अंदर। देखो वो कैसे किया जाएगा। देखो भाई जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है, पोलर रिप्रेजेंटेशन को कर लेते हैं बेटा इस बार किसके में, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन में। रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे करें भाई, पोलर रिप्रेजेंटेशन को किया जाए रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन के अंदर। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में बेटा कैसे लिखते हो, r, थीटा से, यानी कि आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होता है और एक्स एक्सिस के साथ एंगल पता होता है। ये देखो भाई, ये देखो, है ना बच्चों, ये देख लो,
ये आर, ये थीटा, यानी कि आपको आर थीटा को कन्वर्ट करना है एक्स कॉमा वाई में, एक्स कॉमा वाई में। देखो भाई, ये दूरी तो बेटा एक्स आएगी और ये वाली दूरी वाई आएगी। अरे ये दूरी एक्स आएगी और ये दूरी वाई आएगी ना भाई। तो देखो जरा, यहां से इस वाली ट्राइंगल में अगर भाई मैं कहूं कि कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो भाई एक्स इज इक्वल टू तो क्या आ गया, वे आर कॉस थीटा आ गया। सिमिलरली भाई वाई क्या आ जाएगा, वे आर साइन थीटा आ जाएगा। तो भाई आप इसको कैसे लिख सकते हो, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। ये आपने पोलर फॉर्म को लिख दिया बेटा, कौन सी फॉर्म में, पोलर से आपने इसको लिख दिया है रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर। अब इस पर कुछ देखो एग्जांपल्स हम कर लेते हैं भाई। लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि आपको ऐसे लिखा है बेटा 4,0 डिग्री। भाई 4,0 डिग्री का मतलब हुआ कि उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, वो लेंथ है, वो तो 4 यूनिट है और वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है। तो सर इसका मतलब तो ऐसे हो गया, मतलब इसको रिप्रेजेंट भी करता हो ना बेटा साथ साथ, 0 डिग्री विद एक्स एक्सिस और 4 यूनिट लेंथ। ये लो, ये वो वेक्टर ए आ गया आपका, ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया 4,0 आ गया, हो गया खत्म बात। और वैसे भी आप इसको डायरेक्टली भी कैसे कर सकते हैं बेटा, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो 4 बन गया। और y आप कैसे लिखते, r साइन थीटा, तो वही 0 बन गया। तो 4,0 इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया रेक्टेंगुलर के अंदर। अब बेटा इसको एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट इट बी 4,90 डिग्री। अगर कोई वेक्टर 4,90 डिग्री लिख दे तो इसका मतलब समझते हैं बच्चों कैसे होगा। एक ऐसा वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड तो 4 होना चाहिए और एक्स एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये लो, मान लिया वो वेक्टर बी है, इसके साथ एंगल 90 डिग्री है। तो भाई आप इसको वैसे भी देख सकते थे, x इज इक्वल टू 4 कॉस ऑफ 90 डिग्री, वे 0 आया भाई, है ना बच्चों। और y क्या आया 4 साइन ऑफ 90 डिग्री, तो ये 1 आ गया, सॉरी 4 आ गया। तो बेटा इसको कैसे लिख दिया, इसको हमने 0,4 लिख दिया, यही इसका कोऑर्डिनेट्स भी थे। और देखते हैं बेटा, और देखते हैं जल्दी से। एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लिया कोई ऐसे लिख दिया 8,30 डिग्री। 8,30 डिग्री का पहले मतलब समझो, एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ तो 8 हो और एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाए। तो देखो भाई डायरेक्ट फॉर्मूले से देखें अगर हम, x इज इक्वल टू 8 कॉस ऑफ 30 डिग्री। बेटा ध्यान रखना कि ये जो थीटा एंगल जो था वो हमने एक्स एक्सिस के साथ ही मेजर किया हुआ था। तो बेटा ये कितना आ गया 8 इंटू √3/2 विच विल बी इक्वल टू 4√3। इन द सिमिलर वे y इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 8 साइन 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 4। तो आप बेटा इसको कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे 4√3,4। ये इसका रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन हो गया बेटा। पोलर से कैसे रेक्टेंगुलर में जाएंगे और कैसे रेक्टेंगुलर से पोलर में जाएंगे, ये हमने देख लिया। दोनों रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए सभी बच्चों को, ऐसा मेरा मानना है कि सभी का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा, है ना ये। अब देखो जरा आगे करते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं बेटा, अब कुछ वेक्टर्स पर क्वेश्चंस करते हैं। देखो
अभी तक हमने न्यूमेरिकल्स नहीं किए थे, न्यूमेरिकल्स करने शुरू करते हैं। देखो भाई, मान लो कि कोई एक वेक्टर है, वेक्टर a इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। आपको क्या करना है, फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर। आपको इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो बेटा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला सभी को याद है, कहा था हमने कि ए कैप से लिखना है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो बेटा ये आ जाएगा वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है सबको बताया था, अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर, इस पूरे का रूट हमें लेना था। वेक्टर तो हमने एज इट इज लिख दिया भाई, डिवाइडेड बाय आई कैप का कोफिशिएंट 1 इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर। तो बेटा इसको सॉल्व किया तो क्या आया, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 15। बेटा ये जो वेक्टर आया ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 मिलेगा। तो ये बेसिकली इस वेक्टर ए का क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। और देखो बेटा और क्वेश्चन करते हैं कि लेट आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 7i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। ये है भाई, फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर a प्लस वेक्टर b। a प्लस b को कैसे करेंगे बेटा, आई कैप में आई कैप जुड़ेगा, जे कैप में जे कैप जुड़ेगा, के कैप में के कैप जुड़ जाएगा। तो भाई a प्लस b कैसे लिख दूं, देखो भाई आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस ऑफ 7i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। तो देखो 1 प्लस 7 ये तो कितना हो गया भाई, ये 8i कैप हो गया, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5j कैप और 4 प्लस 1 5k कैप। ये आपका तो a प्लस b आ गया। अब आपको बेसिकली इस वेक्टर का क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो a प्लस b का कैप, तो कुछ नहीं बेटा वो वेक्टर एज इट इज लिख दो यहां पर, 8i कैप माइनस 5j कैप प्लस 5k कैप, और भाई इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये बेटा अब सॉल्व कर लेना इसको, जो भी आएगा ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन करते हैं, देखो नोट कर लो। ऐसे ही बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है बेटा, अगर साथ साथ करते रहोगे, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहोगे, क्वेश्चंस करते रहोगे तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। पूरी फिजिक्स को पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा, वेक्टर्स बहुत आसान हो जाएगा इनफैक्ट आपके लिए, है ना। मैं आपके लिए बेसिकली क्या करने वाला हूँ, इस फिजिक्स को बहुत आसान बनाने वाला हूँ, फिजिक्स की इनफैक्ट दोस्ती करवाने वाला हूँ आपकी, है ना। यानी कि फिजिक्स की और आपकी दोस्ती मैं ही करवाऊंगा। देखो लेट अस से फाइंड a vector whose magnitude is 7 and its direction is along vector A, where वेक्टर a इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप।
आपको एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड तो 7 होगा और उसकी जो डायरेक्शन है बेटा वो वेक्टर ए के अलोंग होगी, ये बताना है आपको। देखो कोई दिक्कत नहीं है हमें इस तरह के क्वेश्चन में। देखो मान लो कि वो जो वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है उस वेक्टर का नाम हमने बी रख दिया। तो बेटा कोई भी वेक्टर जो है उस वेक्टर के पास दो चीजें होनी चाहिए, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरी उसकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो है इसके पास, मैग्नीट्यूड तो बोला है कि मैग्नीट्यूड उसका 7 है, कह रहे कि उसकी डायरेक्शन वेक्टर ए के अलोंग है। बेटा वेक्टर ए के अलोंग उसकी डायरेक्शन उसका ए कैप बताएगा। ये मैग्नीट्यूड इसको मल्टीप्लाई कर दो इसकी डायरेक्शन ए कैप के साथ। ए कैप कैसे लिखना है हम जानते हैं, वेक्टर को लिखो और उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो बेटा ये आंसर आ गया आपका 7 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय √3। ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो यानी कि आपको यही ध्यान रखना है कि कोई भी वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन है ना, आपको जो भी डायरेक्शन कही है उसका कैप ही उसकी डायरेक्शन बताएगा। देखो और क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 0.5 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप माइनस अल्फा की कैप। ठीक है, ये वेक्टर है एंड दिस इज ए यूनिट वेक्टर, दिस इज ए यूनिट वेक्टर, ऐसा दे रखा है। आपको क्या बताना है, यू हैव टू फाइंड अल्फा। भाई अगर ये आपको यूनिट वेक्टर दे रखा है इसका मतलब बेटा इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वह 1 होना चाहिए। इसका मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आप कैसे लिखते हो, अंडर रूट ऑफ 0.5 का स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ अल्फा का स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू 1। तो बेटा मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, 0.25 0.64 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और वी कैन से अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.89 तो 0.11। तो बेटा अल्फा की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 0.11। तो ये हमें दे रखा था कि ये एक यूनिट वेक्टर है, आपको ये अल्फा की वैल्यू बतानी थी। कुछ नहीं, आपको मैग्नीट्यूड इक्वेट करना है इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर का मतलब ही ये होगा बेटा कि उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वह 1 होगा। चलो देखो एक सेकेंड, देखो बेटा आगे अब अपना जो अगला टॉपिक है बेटा, होपफुली आप इस तरह के क्वेश्चन तो कर पाओगे और आप प्रैक्टिस कर लेना इस तरह के क्वेश्चंस की। चलो अब बात करते हैं रिजॉल्विंग ऑफ ए वेक्टर, या तो आप इसको ऐसा बोल दो या फिर बेटा इसको बोल सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, रिजॉल्विंग और कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। देखो क्या कहता है कि द एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड along any two perpendicular axes, any two perpendicular axes। कह रहे कि किसी भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व किया जा सकता है, उसके कंपोनेंट किए जा सकते हैं। ये तो एक बात होगी। तो बेटा इस हिसाब से तो क्या कर सकता है, a vector can be resolved in
इनफाइनाइट कंपोनेंट्स। ये ऐसा क्यों होगा अभी समझाऊंगा जरा। तो एक बात तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी वेक्टर को आप जब आप रिजॉल्व करेंगे तो जो किन्हीं वो जिसके अलोंग रिजॉल्व करेंगे वो जो दो एक्सिस हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और किसी भी एक वेक्टर को आप इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। चलो कैसे किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे वो देखो। मैंने बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लिया है कि मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले लिए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आप ये जानते हैं कि परपेंडिकुलर होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास बेटा ये कोई वेक्टर ए है और ये एंगल थीटा है। अब इसको रिजॉल्व करना है तो भाई इसको रिजॉल्व किसके अलोंग किया जाएगा, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग। एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा बेटा उसको वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व किया जाएगा। रिजॉल्व का मतलब हो गया बेटा उसका उसके अलोंग कितना कंपोनेंट है। ये जो डबल जो मैं एरो लगा रहा हूं बेटा, दिस इज अ साइन ऑफ रिजॉल्विंग ऑफ ए वेक्टर। ये एक साइन है किसका, किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करने का उसका क्या है, एक साइन है। ठीक है बेटा। अब एक बात देखो, ये जो इतना इतना जो ये लेंथ है ये ए एक्स कहलाएगा बेटा, यानी कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। और ये जो इतनी इतनी लेंथ है ये आपकी कहलाएगी वाई कंपोनेंट। ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट। देखो भाई अब एक्स कंपोनेंट आप कैसे लिखोगे, ए एक्स इज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। बेटा जब मैं वेक्टर ए लिखता हूं तो उसका मतलब ये भी है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, उसका मैग्नीट्यूड ए होगा। तो यानी कि भाई ये जो ए एक्स जो लेंथ आएगी ये जो आप पता लगाओगे यही इसका एक्स कंपोनेंट आएगा। तो इस वाली ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, ये लेंथ ए कॉस थीटा आ जाएगी, ए कॉस थीटा। तो ये तो इसका एक्स कंपोनेंट आ गया। सिमिलरली ए वाई जो है बेटा वो ए वाई क्या चीज है, दैट इज वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, तो यहां से देखो बेटा यानी कि वो लेंथ ये चाहिए आपको, वो ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर ही है। तो ये वाली लेंथ आप ट्रिगोनोमेट्री की मदद से कैलकुलेट कर लो, ये क्या चीज है, यह ए साइन थीटा है। तो ये आपका x कंपोनेंट आया, ये आपका y कंपोनेंट आया। तो आपने एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग तोड़ दिया, एक x कंपोनेंट और दूसरा y कंपोनेंट। नोट करो बेटा जल्दी से, ठीक है। इसमें एक खास बात आप ये भी ध्यान रख सकते हो क्या, कि जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा होगा उसके अलोंग कंपोनेंट कोस वाला आएगा, उसके अलोंग कंपोनेंट कोस वाला होगा। सिंपल सी टर्म ये बात ध्यान रखनी है। जिस एक्सिस के साथ थीटा आएगा, भाई जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉस थीटा ही हो, अगर आप एंगल को ये लिख दोगे तो फिर वो वैल्यू बदल भी जाएगी। देखो करता हूं जरा, ये नोट करो एक बार। बट आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि जिसके साथ देखो ये वेक्टर है और ये एक्सिस है, इस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना हुआ है, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो कॉस वाला कंपोनेंट आएगा। देखो भाई, और सोचो जो मैं बात अभी बताना चाह रहा था वो ये बात थी बेटा, ये अगर थीटा दे दिया और ये वेक्टर बी मान लो अगर है तो बेटा इस बार देखो इसका जो y कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, वो b cos थीटा हो जाएगा, और जो उसका x कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा साइन वाला कंपोनेंट, b sin थीटा। तो दो कंपोनेंट, एक दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट थे वो हमें
पता लग गए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करने हैं, कुछ वेक्टर्स जो मैं दे रहा हूं आपको क्या करना है, रिजॉल्व, एग्जाम्पल कर लेते हैं, रिजॉल्व एंड राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। वेक्टर रिजॉल्व करो और उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ये मान लो ये y, ये x, ये मान लिया कि आपने कोई वेक्टर a लिख दिया, वेक्टर a इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। तो भाई देखो इसको तो क्या ही रिजॉल्व करोगे, ये तो भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, तो अगर आप ax लिखोगे भाई तो ax कैसे लिखते हैं आप, a cos ऑफ 0 डिग्री, x के साथ एंगल 0 डिग्री है तो वो तो 3 आ गया, और जो भाई y कंपोनेंट है आपका वो कितना आ गया बताओ, 3 साइन ऑफ 0 डिग्री विच इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो बेटा अब इसको आपने रिजॉल्व तो कर दिया है कि इसका x कंपोनेंट तो 3 है, y कंपोनेंट 0 है, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे भाई, x एक्सिस के अलोंग i कैप वाला कंपोनेंट और ये 0 j कैप विच इज इक्वल टू 3 i कैप। ये देखो ये वेक्टर को हमने इस तरह से लिख दिया। तो बेटा यहां से भी पता लगता है कि आई कैप के साथ जो भी कोफिशिएंट है वह आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वह आपको x कंपोनेंट बता रहा होगा। और एग्जांपल देख लो, मान लो कि यह वेक्टर है आपके पास, ये वेक्टर c और ये मान लो 4 यूनिट्स है। तो बेटा इस बार कैसे लिखोगे कि इस बार ये थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई है, 90 डिग्री हो गई है, तो आप x कंपोनेंट कैसे लिखोगे, x कंपोनेंट इज 4 cos ऑफ 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 0, और जो y कंपोनेंट लिखोगे वो क्या लिखोगे, 4 साइन ऑफ 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 4। तो बेटा x कंपोनेंट 0 और y कंपोनेंट 4 हो गया। आप वेक्टर c को ऐसे लिख सकते हो 0 i कैप प्लस 4 j कैप विच इज इक्वल टू 4 j कैप। ये हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, और देख लेते हैं जरा, और कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। तो आपको बेटा बस ये ध्यान रखना है कि जिसके साथ थीटा एंगल बना हुआ है उसको कॉस वाला कंपोनेंट कहलाएगा, और जो दूसरे वाला है वह साइन वाला कंपोनेंट कहलाएगा। कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखो आप एक बार खुद से भी वैसे ट्राई कर सकते हो। देखो मान लिया कि कोई फोर्स है F इज 10 न्यूटन और यह एंगल 37 डिग्री है। तो बेटा देखो बहुत ध्यान से आपको करना है, जब भी आप वेक्टर रिजॉल्व करें तो ऐसे साइन रिप्रेजेंट करें। ये आपका क्या होगा, x कंपोनेंट हो जाएगा, और इस तरफ बेटा ये आपका y कंपोनेंट हो जाएगा। जो x कंपोनेंट आएगा बेटा वो कितना आएगा, 10 cos ऑफ 37 डिग्री। cos 37 डिग्री की वैल्यू बेटा 4/5 है, तो ये 8 न्यूटन आ गया। इसी तरीके से जो y कंपोनेंट आएगा आपका वह कितना आ जाएगा, 10 साइन ऑफ 37 डिग्री विच इज इक्वल टू 10 इंटू 3/5 विच इज इक्वल टू 6 न्यूटन। तो ये आपने इस फोर्स के क्या कर दिया बेटा, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट लिख दी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे बेटा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे, 8i कैप प्लस 6j कैप। आप इसका यहां से मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो देखो 10 ही आएगा, अंडर रूट ऑफ, आप निकाल के देख लो ना, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये 10 ही आ गया भाई। और 10 ही आना भी चाहिए था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो 10 ही आना चाहिए था भाई। देखो आगे और क्वेश्चंस करते हैं बेटा। मान लो कि यह 10√2 है और यह एंगल 45 डिग्री है। ठीक है,
तो भाई जब इसके कंपोनेंट करोगे तो एक कंपोनेंट तो ये आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा। ये मान लो ये वेक्टर डी है कोई, तो बेटा ये आपका y कंपोनेंट आएगा इधर और यह x कंपोनेंट आएगा। तो जो dx आया वह तो कितना आया, वह 10√2 साइन ऑफ 45 डिग्री। साइन 45 बेटा 1/√2, तो विच विल बी इक्वल टू 10। इन द सिमिलर वे जो y कंपोनेंट आया वह 10√2 cos 45 डिग्री आया। तो इसको भी जब सॉल्व किया तो वह 10 आया। लेकिन इस बार देखो ये x कंपोनेंट इधर आ रहा है और y कंपोनेंट यहाँ आ रहा है। तो बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप लिखोगे तो देखो कैसे लिखोगे, जो x कंपोनेंट है ना वो तो नेगेटिव की तरफ है, तो -10 आई कैप, और ये y भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, -10 जे कैप। इस तरीके से लिखेंगे बेटा, ठीक है। आप चाहो तो नेगेटिव साइन यहाँ पे भी लगा सकते हो कि यार ये जो है वो नेगेटिव आएगा। तो ये हमें आइडिया समझ में आना चाहिए कि एक वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करना, ठीक है। और देख लो, और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। देखो भाई मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं बेटा, वो आप एक बार ट्राई करो जरा खुद से। इस बार ये एक्सिस ऐसे हैं, ये वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। ये मान लो ये 37 डिग्री है बेटा और ये 20 न्यूटन फोर्स है, ठीक है। तो इसका आप एक्स और वाई कंपोनेंट बताओ। एक और एग्जांपल देख लो कि मान लो कि बेटा ये कोई ब्लॉक है, उस पर आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, मान लो 30 डिग्री पर, और आपने कोई फोर्स लगाया 10 न्यूटन। आप यहाँ पे इसका एक्स और वाई कंपोनेंट बताओ फोर्स के। तो भाई यहाँ पे देखो, एक तो इसके अलोंग रिजॉल्व कर लो और दूसरा कंपोनेंट ये आ गया। तो इसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, 20 cos ऑफ 37 डिग्री। तो 20 cos 37 इज 4/5, तो ये बेटा 16 आ गया। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई जो इसका x कंपोनेंट आया, x कंपोनेंट इज 16, और भाई जो ये y कंपोनेंट आएगा, जो y कंपोनेंट आएगा कितना आ जाएगा, 20 sin 37 बेटा। sin 37 इज 3/5, तो वह 12 आ गया। तो यहाँ से आपके पास x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को बड़ा सिंपल सा हो रहा है बार बार कि आपको cos और sin की वैल्यूज पता होनी चाहिए, और जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा होगा वह cos कंपोनेंट और जो दूसरा है वो sin कंपोनेंट। ये वाला बेटा एक बार करें ट्राई। देखो इसका x कंपोनेंट इधर आ जाएगा 10 cos ऑफ 30 डिग्री, और इस तरफ y कंपोनेंट क्या आएगा, 10 sin ऑफ 30 डिग्री। तो जो x कंपोनेंट आया फोर्स का दैट इज 10 cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री इज √3/2 विच इज इक्वल टू 5√3 न्यूटन। इसी तरीके से जो y कंपोनेंट आएगा फोर्स का वह कितना आ गया, वह 10 sin ऑफ 30 डिग्री। तो 10 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो इस तरीके से देखो हम वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं बेटा, रिजॉल्व कर सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। नोट करो, ठीक है बच्चों। देखो भाई एक और एग्जांपल, ये थीटा एंगल है बच्चों, ये बहुत बार काम आएगा ये जो भी हम कर रहे हैं। ये कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, आपको इसके वेट के दो कंपोनेंट्स बताने हैं। फाइंड components of weight of block
ऑफ वेट ऑफ ब्लॉक along parallel and perpendicular to inclined plane। जो बेटा ये इंक्लाइन प्लेन है इसके परपेंडिकुलर, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक्सिस तो ये होगी तो दूसरी एक्सिस ऑब्वियस है उसके परपेंडिकुलर ऐसे ही होगी। अब ये बात ध्यान रखो कि कोई भी ब्लॉक है या कोई भी बॉडी है बेटा, उसका जो वेट है वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ लगेगा, या फिर आप ऐसे मानो कि हमेशा हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर होगा। तो आप एक बात देखो बेटा कि यह एंगल थीटा, ये 90, तो यह 90 माइनस थीटा, ये वाला ये 90 माइनस थीटा, तो बेटा ये भी 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90, तो ये वाला जो एंगल होगा दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई अब इधर जो ये कंपोनेंट आएगा और एक ये कंपोनेंट आएगा, तो इधर तो बेटा ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और ये जो पैरेलल टू प्लेन होगा वह mg sin थीटा। ठीक है, तो आगे से देखो बहुत बार हमें जरूरत पड़ेगी, अगर ये थीटा एंगल पर है तो मैं डायरेक्टली बेटा इसको ऐसे यूज कर सकता हूँ ना, आने वाले चैप्टर्स में यूज करेंगे। ये mg cos थीटा जो परपेंडिकुलर होगा, और यह mg sin थीटा जो कि पैरेलल होगा, किसके, इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल होगा। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, एक रिप्रेजेंटेशन को दूसरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे, और किस तरीके से वेक्टर्स को हम रिजॉल्व करेंगे और कैसे उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, इस पर आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ना, कैसे वेक्टर्स को रिजॉल्व किया जाना चाहिए आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ छोटा मोटा टॉपिक बच गया है वो भी करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।